नमस्कार, जय हिंद साथियों। टी 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सुनामी एवं भूकंप। इसमें चैप्टर होगा भूकंप एवं सुनामी। तो जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि भूकंप एवं सुनामी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भूकंप के प्रमुख कारण यानी कि किन किन कारणों से भूकंप आपको देखने के लिए मिलता है वो जो नीचे दिया गया है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण आपको भूकंप देखने के लिए मिल जाता है। भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया यानी कि भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया के लिए संपीड़न क्रिया के कारण आपको भूकंप देखने के लिए मिलता है। समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन के कारण भूकंप देखने के लिए मिलता है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया के कारण आपको भूकंप देखने के लिए मिलता है। प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण भूकंप देखने के लिए मिलता है। अगला है कि सबसे पहले भूकंप तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूकंप तरंगे को 3 भागों में बांटा गया है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं। तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे, पी तरंगों को प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे कहा जाता है। एस तरंगे किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। तो एस तरंग को अनुप्रस्थ एवं गौण तरंग भी कहा जाता है। एल तरंगों की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। अगला है भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की। तो अक्टूबर 2007 ईस्वी में भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की। अगला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद और तेलंगाना में स्थापित किया गया है। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है, लेकिन परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद यानी कि कम होती है। अगला है कि भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल है, रॉसफोरेल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल। यानी कि रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। रॉसफोरेल स्केल को देखते हैं। तो रॉसफोरेल स्केल इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। और मर्केली स्केल यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। और रिएक्टर स्केल यह लघुगणकीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुनी अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। अगला है सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है। तो भूकंप केंद्र पर सर्वप्रथम भूकंप की अनुभूति होती है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है। तो विश्व की भूकंप की राजधानी आपको पार्क फील्ड कैलिफोर्निया को कहा जाता है। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है। तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को यानी कि प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी पर ही पार्क फील्ड और कैलिफोर्निया है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के चारों तरफ यानी कि 40 किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। यहाँ लगभग 90% भूकंप देखने के लिए मिल जाता है और बाकी 10% भूकंप पूरे दुनिया में देखने के लिए मिलता है। चलिए अब भूकंप के प्रकार को देखते हैं। तो भूकंप के प्रकार इस प्रकार है और उसकी गहराई इस प्रकार है। तो भूकंप छिछले केंद्र वाले भूकंप की बात करें तो छिछले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलता है। और मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 75 या 100 किलोमीटर देखने तक मिलता है। और गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलता है। पातालीय केंद्र वाले भूकंप की बात करें तो पातालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलता है। अगला है भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य यानी कि बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। अगला है
कि विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। वही क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो प्रशांत महासागरीय तट। प्रशांत महासागरीय तट में ही पार्क फील्ड ऑफ कैलिफोर्निया है। तो प्रशांत महासागरीय तट वो जगह जहाँ 90% से अधिक भूकंप देखने के लिए मिलता है। अगला है प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो उत्तर पश्चिम प्रदेश। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही यानी कि घटते क्रम क्या है, तो सबसे पहले एशिया हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरात जवी जो इजराइल के तिरात जवी है, जहां लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक वहां का मौसम हो जाता है। यानी कि आप सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलने लगता है, 54 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहता है वायुमंडल का, तो कैसे वहाँ का आदमी रहा होगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो यह है रूस, साइबेरिया बर्फोयांश का, जहाँ -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के कौन सी नहर विभाजित करती है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर विभाजित करती है। यानी कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच गुजरती है पनामा नहर। पनामा नहर के कारण ही दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका विभाजित हो जाती है। अगला है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलासेनिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। अगला है महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए, तो महाद्वीप एक दूसरे से प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण पृथक यानी कि अलग हुए। अगला है किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, तो दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ज़्यादा बर्फ होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या उजला महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो यूरोप को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है, तो ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर भूमि की क्षेत्रफल कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों में भूमि के क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो वह आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति पर बंटवारा किया जाए तो बहुत ज़्यादा भूमि देखने के लिए मिल जाता है, कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में।